नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आप लोगों के बीच साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट हैं सब सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, VVI सब क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1 को देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप अपने से जज कीजिए कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के आपको रोज़ वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है। पहला नंबर सवाल है, कार अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी कम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी ग्रो होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और अब विटामिन सी हो गया, और विटामिन ए के बारे में कुछ जानते हैं। विटामिन ए के बारे में जानते हैं। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रेटिनॉल। और विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी विटामिन B1 का होता है रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड बता ही दिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 जो है कह रहा है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। किस कारण से हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर एक जो है कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 3 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? सबसे जो है कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है दिया है रुई, ऑप्शन नंबर बी दिया है नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऊन, ऑप्शन नंबर डी दिया है रेशम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नायलॉन हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर कुछ जानना चाहते हैं, देखिए नायलॉन का जो है निर्माण जो है सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया था, और व्यापारिक स्तर पर 1939 ईस्वी में लाया गया था। इसको व्यापारिक स्तर पर 1939 ईस्वी में लाया गया था, और 1935 ईस्वी में जो है इसका सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। और सर्वप्रथम महिलाओं के लिए नायलॉन का प्रयोग किया गया था जुड़ाव बनाने के लिए। यह नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। आगे बढ़ते हैं। ऊन जान ही रहे हैं, रुई जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल क्या कर रहा है। सवाल नंबर 4 कर ऐसे आकाशीय पिंडों जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल एवं बृहस्पति के बीच होगी। यहाँ पर होगी होगा, थोड़ा सा ये इसको काट लीजिए। होगी होगा, क्या होगा? होगी लिखल है। होगी बीच क्या होगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होगी कहलाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन होगा, यहाँ जो जेकिन हो गया है,
इससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सुन लिए ना। ऐसे आकाशीय पिंडों जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच देखी जाती है, यहाँ पर होगा बीच देखी जाती है, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर एस्टीरॉयड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टीरॉयड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5वां जो कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 5वां? कह रहा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। यानी सूती रेशा और ऊनी रेशों में किस तरह से हम अंतर कर सकते हैं? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए छू कर, ऑप्शन नंबर बी जलाकर, ऑप्शन नंबर सी NaOH से क्रिया कराकर और ऑप्शन नंबर डी H2SO4 से क्रिया कराकर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जलाकर। सूती और ऊनी को हम चेक कैसे कर सकते हैं, अंतर कैसे जान सकते हैं? तो जलाकर। देखिए सूती को जलाने के बाद वह राख में परिवर्तन हो जाएगा, जबकि ऊनी को जलाएंगे तो वह कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊनी को जलाने के बाद कड़ा हो जाता है, ठीक है, कड़ी हो जाती है, जिसके कारण यह परिवर्तन हो जाता है। यानी सूती राख बन जाता है और ऊनी कपड़ा जलाने के बाद वह कड़ा हो जाता है, यानी जलने के बाद वह कड़ा हो जाता है। इसलिए इसको हम जलाकर अंतर को देख लेंगे। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 6 कह रहा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वो परिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सवाल नंबर देखिए 7वां की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां जो कह रहा है सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो सूर्य उगते समय और डूबते समय देखते हैं पूरा गोला आकार में लाल दिखाई देता है। क्या कारण है लाल दिखाई देता है? और दोपहर में देखते होंगे तो देख नहीं सकते हैं सूर्य को। तो सूर्य जो है उदय होते तथा डूबते समय क्यों लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर सी धूल कण के कारण और ऑप्शन नंबर डी परिकर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का परिकर्णन के कारण। देखिए सवेरे मॉर्निंग में जो है सूर्य यानी सुबह में सूर्य का जो लाइट होता है बहुत दूर तक फैलता है, इस वजह से सूर्य को हम देख सकते हैं यानी लाल दिखाई देता है। और डूबते समय भी वो डायरेक्ट पृथ्वी पर लाइट नहीं पड़ता है, इस वजह से हम देख सकते हैं। यानी परिकर्णन के कारण कह सकते हैं कि परिकर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 8वां देखिए कह रहा है घरों में बिजली संयंत्र जोड़े जाते हैं, यानी घर में जो वायरिंग करते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं, किस संयंत्र में जोड़े जाते हैं? तो 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घर में जो है बिजली वायरिंग जो करते हैं समानांतर क्रम में करते हैं। किस में करते हैं? समानांतर क्रम में करते हैं। किस में करते हैं? समानांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? देखिए श्रेणी क्रम में आप लोग देखे होंगे निप्पो बैटरी में श्रेणी क्रम में यूज होता है। प्लस माइनस को जोड़ते हैं, फिर माइनस प्लस को जोड़ते हैं, इस तरह से श्रेणी क्रम में। और घर में जो बिजली यूज करते हैं वो समानांतर क्रम में तार जोड़े जाते हैं। सवाल नंबर देखिए 9वां की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9वां जो कह रहा है लोहे में जंग लगना है एक ऑप्शन नंबर भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक क्रिया हो जाएगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? रासायनिक क्रिया हो जाएगा। तो देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का क्या होता है? भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगता है किस वजह से लगता है, मतलब किस कारण से लगता है? तो लोहे में जंग लगता है हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण जो है लोहे में जंग लगता है।
सवाल नंबर देखिए 10वां की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 10वां, कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना। उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चालन, ऑप्शन नंबर बी दिया है संवहन, ऑप्शन नंबर सी दिया है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी दिया है संघनन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, इसका जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केतली में पानी गर्म होना, केतली में पानी गर्म होना संवहन के द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। ठीक है। और देखिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कर 11 नंबर, कर कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक कमी कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोटीन। तो जो है कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा आंसर, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जेलियस ने 1938 ईस्वी में किया था। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। अब मनुष्य के शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होते हैं, ठीक है। और 20 जो एमिनो अम्ल की संख्या जो 20 होते हैं उसमें 10 जो है भोजन से बनते हैं और 10 जो है एमिनो अम्ल शरीर स्वयं बनाता है। दूध, अंडा, दाल यह सब खाने से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशिकर बीमारी होता है और बड़ों में ब्राह्मस बीमारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। 11 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर वर्मा की ओर चलते। देखिए सवाल नंबर वर्मा कह रहा है उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। देखिए सही बात है, किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। किसी भी वस्तु को उसका द्रव्यमान घटता नहीं है, द्रव्यमान को जहाँ भी ले जाइएगा द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। ये भी सही है। कह रहा है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है। ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी वस्तु का भार द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। तो द्रव्यमान तो अस्थायी रहता है लेकिन भार हर एक स्थान पर सब जगह एक समान नहीं रहता, भार चेंज होता है। आप देखे होंगे यानी पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो भार परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 13वां क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस ताप पर पाठ्यांक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री सी। तो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस जो है किस तापमान पाठ्यांक पर जो है समान होता है, तो -40 डिग्री सी पर समान होता है। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या फार्मूला होता है, तो देखिए इसको अगर हम कहते हैं, देखिए सेंटीग्रेड यानी C/5 भी लिख सकते हैं, यानी 100 भी लिख सकते हैं, C/5 या 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, C/100 लिख दीजिए बराबर यानी F-32 होता है, यानी फ़ारेनहाइट -32 होता है। क्या होता है, 32 बट 180 होता है। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा ना, देखिए ये हो गया, कटाइए 5 से कटाइए, 20 पंच 100, 5 और 20 नमा 88, देखिए 9 हुआ ना। तो ये जो हुआ मेरा संख्या, देखिए ये हो गया मेरा C/5 निकलेगा। क्या निकलेगा, C/5 निकलेगा। देखिए C/5 बराबर F-32/9। अगर इसको याद रखिए तो C के जगह पर हम अगर -40 रखते हैं तो F का भी जो मान निकलेगा वह मेरा क्या निकलेगा, 40 ही निकलेगा। F का मान भी 40 निकलेगा। देखिए इसको निकाल ही देते हैं। देखिए
अगर -c के जगह पर 40 रखे बट्टा 5 था बराबर f-32 f-32 बट्टा 9। तो देखिए ये 8 पंच 40, 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया तो देखिए 8 9 72 माइनस 72 हो गया। और देखिए ये पट्टी माइनस तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 32 बराबर f हो गया। जब इसको हम माइनस करेंगे देखिए क्या होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो -40 डिग्री C हो जाएगा, यानी फ़ॉरेनहाइट हो गया। f का मान भी क्या निकला, -40 डिग्री निकला। तो हम कह सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ॉरेनहाइट किस तापमान पर बराबर होता है, तो -40 डिग्री C पर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 कह रहा है कि ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परावर्तित करने वाले सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 34 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। यानी दो व्यक्ति की जो न्यूनतम दूरी होती है, परावर्तक सतह होता है, वह 17 मीटर होता है। यानी सुनने के लिए परावर्तित सतह के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। यानी वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और सबसे अधिक किस में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है, 6420 होता है। सवाल नंबर देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 15, इसमें ABCD ऑप्शन छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ABCD कर लीजिए, इसमें ABCD कर लीजिए, ABCD कर लीजिए। कह रहा है ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है किस में, वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में। तो वायु की गति जो है सर्वाधिक किस में होता है, तो स्टील में होता है। किस में होता है, स्टील में होता है। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, स्टील में होता है 6420, अभी तुरंत बोले हैं। और निर्वात में ध्वनि की चाल जो होता है कितना होता है, निर्वात में ध्वनि की ध्वनि की गति, हाँ, तो इसमें स्टील में सर्वाधिक होता है। सवाल नंबर देखिए जल में जो होता है ध्वनि की चाल 1493 होता है। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 16वां, कह रहा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए पिस्टले, ऑप्शन नंबर बी रेप्टिन, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी लॉयड्स। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा एडवर्ड जेनर। यानी चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और कुछ आविष्कारक के बारे में जानते हैं। देखिए टेरामाइसिन की खोज जो है, यानी आविष्कारक जो किया था फिनेल ने किया था। टीबी बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। ऑक्सीजन का खोज सीले एवं पिस्टले ने किया था। देखिए अगला नंबर सवाल 17वां नंबर सवाल कह रहा है अंतः ज्वर किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी दिया है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी दिया है कवक और ऑप्शन नंबर डी दिया है एलर्जी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जीवाणु के द्वारा जो है अंतः ज्वर होता है। सवाल नंबर देखिए 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 कह रहा है शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। यानी शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। एनोड पहले जानिए एनोड क्या होता है। एक होता है एनोड, एक होता है धन ध्रुव, एक होता है ऋण ध्रुव। यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो यानी एनोड मतलब हुआ प्लस, यानी प्लस पॉइंट पे क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जस्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 जो है कह रहा है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है निमोनिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है और हीमोफीलिया जो है रोग हो जाने के बाद इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हीमोफीलिया जिसको बीमारी है वो मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है।
इस रोग का वाहक जो होता है स्त्री होता है, हीमोफीलिया। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है रेटिनॉल दिया है, विटामिन बी जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है थायमिन दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है राइबोफ्लोविन दिया है, और विटामिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। यानी ये जो है चारों जो ऑप्शन है विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो जानिए, आइए जानते हैं, इसमें सबका जानते हैं, अपने छट जाएगा। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, इसमें लिखाता नहीं है हमसे, ठीक है। तो विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए सी भी, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन, ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। अगर इस तरह के वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है राकेश कुमार 2M, सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। हम आप लोग को टेलीग्राम का चैनल का इसमें लिंक डाल देंगे इस वीडियो के नीचे।